जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका उत्कृष्ट डिफेंस एकेडमी के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, परिश्रम बैच की इस बेहतरीन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपने लास्ट 15 इयर्स के फिजिक्स के क्वेश्चंस। जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमने 2012 सेकंड पेपर तक सारे फिजिक्स के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में सॉल्व कर लिया है, यानी हर एक ऑप्शन को बहुत डिटेल में हमने देखा है। इससे क्या एडवांटेज हो रहा है कि हमारे मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं, जिससे क्या होगा कि जो 23 टू 25 क्वेश्चंस आपके एनडीए के अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट्स लगाने में बहुत इजी हो जाएगा और आसानी से आप उन 25 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो आज हमारे पास 2013 का पेपर है, जो कि हमारा फर्स्ट पेपर है, जिसे हम सॉल्व करेंगे आज बिल्कुल बहुत डिटेल में, यानी हर एक ऑप्शन को देखते हुए कि हर एक ऑप्शन में क्या कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए, तो हमारे पास कौन सा पेपर है आज? एनडीए फर्स्ट फिजिक्स 2013 का पेपर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सन एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द फॉलोइंग हेल्प इन द जनरेशन ऑफ सोलर एनर्जी। यानी ये क्या कह रहा है कि सन क्या करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यानी विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में हीट को उत्सर्जित करता है सन से। ठीक है, तो ये जो नीचे तरीके हैं ये वहां पर लगते हैं। अब क्या करना है? अरेंज देम इन द राइट सीक्वेंस। इन्हें एक सही सीक्वेंस में लगाना है कि बिगिनिंग से लेकर एंड तक साइकिल चल कैसे रहा है, यानी जब एनर्जी बन रही है सन में और जो बाहर निकल रही है वहां तक के साइकिल को बताना है कि इन तीनों का सीक्वेंस कैसे लगेगा। क्लियर है? देखिए, तो आप देखेंगे कि सन के अंदर हो क्या रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। कौन कौन से न्यूक्लियाई फ्यूज हो रहे हैं? हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई वहां पर फ्यूज हो रहे हैं 1h2 प्लस 1h2। किस पर? एट हाई टेम्परेचर एंड एट हाई प्रेशर हो रहा है, एंड ये कन्वर्ट हो रहा है आपका हीलियम एटम में 2He4 में, और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से रिलीज हो रही है और फिर वो बाहर सतह तक पहुंच रही है और वहां से अर्थ सरफेस पे भी आ रही है। और किस फॉर्म में आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत टाइप के रेडिएशन होते हैं। आपके गामा रेज होती है, आपकी एक्स रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, इंफ्रारेड रेज होती है, विजिबल रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है और आपके पास माइक्रोवेव्स होती है। क्लियर है? ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है। क्लियर है? अब देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड टू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल सही, यही तो हो रहा है कि हाइड्रोजन ही कन्वर्ट हो रहा है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में हीलियम में। क्लियर है? बिल्कुल। द एनर्जी फाइंड्स इट्स वे टू सन सरफेस। अच्छा, जब तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो सन के सरफेस तक कैसे आएगी? अब तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ, मैंने यहां से क्या कहा कि इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है और वो सतह यानी सरफेस तक पहुंचती है। इसका मतलब पहले क्या हो रहा है? हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मतलब पहले 1 आएगा हमारे पास सीक्वेंस में, फिर अ वास्ट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड बाय न्यूक्लियर फ्यूजन। इसी न्यूक्लियर फ्यूजन से क्या बन रहा है? इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकल रही है। इसका मतलब तीसरा हो जाएगा और लास्ट तो 2 ही हो जाएगा जब एनर्जी बाहर जाएगी। इसका मतलब 132 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एन एंट इज मूविंग ऑन थिन यानी नेग्लेजिबल थिकनेस सर्कुलर वायर, हाउ मेनी कोऑर्डिनेट्स डू यू रिक्वायर टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एंट। यानी क्या है? एक आपके पास सर्कुलर वायर है और वो थिन है, पतला है, उसमें एक एंट चल रही है। अब बताइए कि कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो देखिए, एक्चुअल में हमारे पास ये सर्कुलर वायर हम मान लेते हैं, ठीक है, यहां पर किसी एंट को मान लेते हैं। अब एंट जो होगी उसका जो डायरेक्शन होगा जाने का, वेलोसिटी का, वो क्या बनेगा? टेंजेंशियली बनेगा इस पॉइंट पर। ये मेरे पास क्या है? एंट है। अगर आप देखोगे तो इस मोशन को डिफाइन करने के लिए मुझे इस तरीके के एक एक्स एक्सिस की जरूरत पड़ेगी और एक वाई एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब इस एंट की पोजीशन को बताने के लिए मुझे
एक्स कॉमा वाई दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। यू कैन सी दैट कि यहां पर 2 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। इसका मतलब मुझे दो कोऑर्डिनेट्स यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। अगला मेरे पास क्या है, इफ डी डिनोट्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए कार इन टी टाइम एंड एस डिनोट्स द डिस्प्लेसमेंट बाय द कार ड्यूरिंग द सेम टाइम। यानी क्या हो रहा है कि डी किसको डिनोट कर रहा है, डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, दूरी को डिनोट कर रहा है, और एस किसे डिनोट कर रहा है, आपका डिस्प्लेसमेंट को यानी विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को कर रहा है। ठीक है, क्लियर है। डिस्टेंस क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्टेंस क्या आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब इनमें से कौन सा सही होगा, यानी ये पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड में क्या रिलेशन होता है आपका। अब आप देखोगे जरा, तो जो डिस्टेंस होता है वो एक तो आपके पास, अच्छा एक मिनट, जो है जो डिस्टेंस आपके पास होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। यानी मान लो कि मेरे पास ये ए पॉइंट है और ये मेरे पास एक बी पॉइंट है, और आपका एक ऑब्जेक्ट जो है इस पाथ को फॉलो करते हुए जा रहा है, इस कर्व्ड पाथ को, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जितनी इस पाथ की लेंथ होगी वो डिस्टेंस हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब एक बात हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है हमेशा ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। क्लियर है। दूसरा आप देख लेते हैं, एक केस और देख लेते हैं। ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये मेरे पास बी पॉइंट है, और इसके बीच एक बॉडी क्या कर रही है, 10 मीटर का ये डिस्टेंस चल रही है फ्रॉम ए टू बी। अब मैं पूछूं डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस भी 10 मीटर है, क्योंकि एक्चुअल पाथ तो ए बी ही ट्रेवल करा ना। और अगर मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, तो वो भी 10 मीटर ही होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट बी है, उनके बीच का सेपरेशन 10 मीटर है। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मान लो एक कंडीशन और है, मेरे पास ए और बी पॉइंट है और एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके बीच में 10 मीटर की सेपरेशन है, ए टू बी जा रहा है और अगेन फिर बी टू ए आ रहा है। तो डिस्टेंस अगर पूछी जाए तो 10 + 10 हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी 20 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो क्या होगा, ए से ए में ही आ रहा है तो वो 0 हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, अ करंट कैरिंग वायर इज नोन टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टिंग स्ट्रेट वायर। यानी क्या है, एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, यानी इस तरीके का एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है। अब वो क्या करेगा, अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि ओइस्टर्ड ने ये बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है, यानी जहां पर आपकी करंट होती है वहां पर मैग्नेटिज्म भी होता है। तो इसका मतलब है यहां पर अगर मैग्नेटिज्म होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंसेंट्रिक होती है। कैसी होती है, कंसेंट्रिक होती है। क्लियर है, ये हमेशा कंसेंट्रिक होती है। इन्हें क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक, संकेंद्रित। क्लियर है, ये क्या होती है, संकेंद्रित होती है ये। क्लियर है, ये आपके पास कंसेंट्रिक फील्ड लाइंस होती है। अब ये पूछ रहा है कि इनके डायरेक्शन को कैसे बताया जा सकता है। ठीक है, देखो ये पूछ रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स में बी डिस्क्राइब्ड बाय, किससे बताया जाता है। अब देखो बेटा, जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है और अगर वो स्ट्रेट है और उसमें आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंसेंट्रिक आ रही है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताने के लिए आपका राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। किसका, राइट हैंड थंब रूल का यूज किया जाता है। क्लियर है। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, जैसे मान लो आपका ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है, तो राइट हैंड थंब रूल कैसे करता है वर्क। अब देखो, इसको अगर मैं कंडक्टर को इस तरीके से पकड़ूं तो जो मेरा थंब होगा वो करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, और ये जो कर्ल्ड फिंगर्स होगी, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये मेरी कर्ल्ड फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट करेगी। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें डायरेक्शन कहां को आ रही है, देखो इस तरीके से आ रही है आपके पास, यानी एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। कैसी बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है। अब मान लो अगर आपके पास इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही थी, तो आप कैसे पकड़ते, इसको इस तरीके से पकड़ते, तो आपकी बार करंट की डायरेक्शन कहां है, डाउनवर्ड, और थंब उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये कर्ल्ड फिंगर्स देखो, ये कर्ल्ड फिंगर्स किसे रिप्रेजेंट कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को डिनोट कर रही है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी। तो इस समय हमारे पास क्या है, देखो जरा,
इस समय हमारे पास ऊपर को है, तो ऊपर के लिए मैंने क्या बताया, ये है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी इन लाइंस की, वो इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी मेरे पास। क्लियर है, ये हमारे पास हो जाएगी। और अगर नीचे को होती करंट तो क्लॉकवाइज हो जाती। तो इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन हो सकता है, देखिए राइट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट एंड राइट हैंड थंब रूल फॉर डाउन करंट। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल फॉर अप करंट एंड लेफ्ट हैंड थंब रूल, बिल्कुल नहीं, रूल तो एक ही है, राइट हैंड थंब रूल। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप देख रहे होंगे इसमें बोला है लेफ्ट हैंड, नहीं ये भी आपके पास गलत है, इसमें भी लेफ्ट हैंड है आपके पास। क्लियर है, तो राइट हैंड थंब रूल फॉर बोथ अप एंड डाउन करंट्स बिल्कुल सही है। चाहे करंट कंडक्टर में डाउनवर्ड हो चाहे अपवर्ड हो, यूज किसका किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल का ही यूज किया जाता है मैग्नेटिक फील्ड्स की डायरेक्शन को निकालने के लिए। अगला बोल रहा है इफ अ ऑब्जेक्ट अंडरगोज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो सबसे पहले ये समझ लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या कंडीशंस होती है, देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन होती है कि बॉडी को सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना चाहिए। किसमें ट्रैवल करना चाहिए, बॉडी को सर्कुलर पाथ में ट्रैवल करना चाहिए। जैसे हमारे पास अगर मैं इसे बनाऊं यहां पर, तो बॉडी सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। मान लो यहां पर है, एक बार बॉडी की ऑब्जर्वेशन यहां ले लेते हैं, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। अब देखोगे टेंजेंट खींच देंगे, ये हो गया v, एक टेंजेंट खींच देंगे, ये हो गया v, एक टेंजेंट खींच देंगे, ये हो गया v, और एक टेंजेंट खींच देंगे, ये हो गया v हमारे पास। अब देखिए सर्कुलर पाथ होना चाहिए जैसा इस तरीके का है। दूसरा, जो स्पीड होनी चाहिए बॉडी की वो कांस्टेंट होनी चाहिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। क्लियर हो गया, इसमें आपको देखो मैंने स्पीड को हर समय v लिया हुआ है। अब आप तीसरी चीज देखो कि हर एक पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर देखो आपकी नॉर्थ जा रही है, यहां पर आपकी देखो, है ना, यहां पर देखो आपके पास साउथ जा रही है, यहां पर देखो आपके पास फिर चेंज हो रही है। तो इस तरीके से देखो हर एक पॉइंट पर आपकी बॉडी की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और क्या है इसका मतलब कि ईच पॉइंट पर क्या हो रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस। अच्छा, जब डायरेक्शन चेंज होता है तो वेलोसिटी के लिए क्या कहते हैं। अब देखो जो वेलोसिटी होता है वो स्पीड प्लस डायरेक्शन होता है। स्पीड तो कांस्टेंट है, यानी स्पीड तो वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, वेरिएबल है। जब वेलोसिटी वेरिएबल है तो इसका मतलब है मोशन कैसा हो रहा है, एसिलरेटेड हो रहा है। क्लियर है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशंस है। क्लियर है, तो इनमें से कौन सा देखो खप रहा है, ये वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है, इसका मतलब है वेलोसिटी चेंज करती है। जब बॉडी क्या करती है, एक समान वृत्तीय गति करती है तो उस समय वेग बदलता है। क्लियर है, आगे चलते हैं हमारे पास। अ कार इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब होता है, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। हाउएवर इट्स मोमेंटम चेंजेस, मोमेंटम चेंज कर रहा है, P इज इक्वल्स टू mv होता है, इट चेंजेस। ठीक है, तो बॉडी का क्या पाथ फॉलो कर रहा है, मे बी एन इलिप्टिकल पाथ, क्या इलिप्टिकल पाथ है, इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ, क्या एक सीधे पाथ में चल रही है, विदाउट एसिलरेशन, बिना एसिलरेशन के, इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट पाथ विद एसिलरेशन, इज मूविंग विदाउट एनी एसिलरेशन। तो देखो पहली बात यहां पर क्या आ रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है हमारे पास, v क्या हमारे पास है, कांस्टेंट है, यानी हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है। ये मैंने v को क्या लिखा हुआ है, स्पीड आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। मोमेंटम चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा होगा, देखो v अगर आपके पास कांस्टेंट है, v आपके पास, v यानी स्पीड कांस्टेंट है, तो मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा होगा, भाई आपका मास तो कांस्टेंट होता है, मास कांस्टेंट होता है, लेकिन ये तो वेलोसिटी है ना, और अगर ये वेलोसिटी है, यही तो चेंज हो रही होगी, यही तो एक तरीका है मोमेंटम को चेंज करो, तो v चेंज कर रहा होगा इसका मतलब है। अब देखो स्पीड कांस्टेंट है और v चेंज हो रहा है, ऐसा किस केस में होता है, ऐसा किस केस में होता है, एक जब सर्कुलर मोशन हो रहा हो, क्या हो रहा हो, सर्कुलर मोशन। कैसा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा हो, अभी अभी पढ़ा, लेकिन यहां पर तो कहीं पर सर्कुलर मोशन नहीं बताया गया, लेकिन इलिप्टिकल पाथ तो है। तो इलिप्टिकल पाथ में भी आपका क्या होगा,
इलिप्टिकल पाथ में भी आपके पास यही तो कहानी होगी कि हर पॉइंट पर आपकी स्पीड तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी चेंज होगी। क्यों वेलोसिटी चेंज होगी? क्योंकि डायरेक्शन बार बार पार्टिकल की चेंज हो रही है पाथ पे। क्लियर है? तो मे बी एन इलिप्टिकल पाथ आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है ओम्स लॉ डिफाइन। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है एंड V इज इक्वल्स टू IR हो जाता है। क्लियर है? जहां पर R क्या होता है? एक रेजिस्टेंस होता है। तो देखो जरा, रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा है? नहीं, सिर्फ नहीं। करंट के बारे में, वोल्टेज के बारे में, बोथ करंट एंड वोल्टेज दोनों के बारे में बात कर रहा है। देखो वोल्टेज और करंट दोनों के बारे में ओम्स लॉ क्या करता है? बात करता है। यहां पर आपका R क्या है? ये आपका रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट ओम होती है। इसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे निकालने का तरीका क्या होता है? R इज इक्वल्स टू V अपॉन I होता है। क्लियर है? तो मेरे पास क्या है कि ये दोनों चीजों को डिफाइन करेगा, करंट और वोल्टेज दोनों को। अगला क्या है? द फिनोमिना ऑफ रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई, यानी रेडियो एक्टिविटी की जो परिघटना है वो किसने खोज करी थी? याद रखना मैरी क्यूरी नहीं होगा। मैरी क्यूरी ने इसमें बहुत काम किया था, ये जरूर है, लेकिन जो फिनोमिना है रेडियो एक्टिविटी का वो सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। किसने किया था? हेनरी बैक्यूरेल ने डिस्कवर किया था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए the displacement of a particle is given by x is equals to cos square omega t, the motion is, यानी डिस्प्लेसमेंट दे रखा है किसी पार्टिकल का x is equals to cos square omega t। क्लियर है? तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त है, पीरियोडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक, नॉन पीरियोडिक है, या नन ऑफ दीज है? अब देखो जरा, हमने cos 2 ओमेगा के लिए एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 2 cos स्क्वायर ओमेगा t माइनस 1। क्लियर है? अगर मैं इसे यहां रख दूं, देखो यहां से मेरे पास क्या निकल जाएगा? cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, cos स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा cos 2 ओमेगा टी प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। इसे रख देता हूं, यानी x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या आ जाएगा? इसे लिख देता हूं 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी होल अपॉन 2। क्या आ जाएगा? होल अपॉन 2। इसे x को मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1/2 cos 2 ओमेगा टी। बिल्कुल सही। अब ये किसकी इक्वेशन है? ये इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, सरल आवर्त गति का ये क्या है? समीकरण है, क्योंकि इसमें cos का टर्म आ गया। साइन और cos जब भी आ जाएगा इस इक्वेशन में टर्म डिस्प्लेसमेंट का, तो आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ठीक है? अगला बोल रहा है ए मोटर व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कल विथ a uniform speed, the net acceleration of the vehicle is। अच्छा, क्या कर रहा है? सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है। ये सर्कुलर पाथ है, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई पार्टिकल क्या कर रहा है? घूम रहा है। स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट है। सीधी सीधी बात है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर, एक समान वृत्तीय गति हो रही है। क्लियर है? तो हमारे पास देखो क्या बोल रखा है कि एसेलरेशन ऑफ द व्हीकल, नेट एसेलरेशन। भाई जब नेट एसेलरेशन, देखो क्या होता है कि जब आपका सर्कुलर मोशन होता है तो अंदर को एक फोर्स एक्ट करता है जिसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ये होता है आपके पास mv स्क्वायर अपॉन r। और इसमें जो ये आपका v स्क्वायर अपॉन r वाला टर्म होता है, इसे बोला जाता है सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। क्या बोला जाता है? सेंट्रीपिटल एसेलरेशन। और यही क्या कर रहा होता है? रेडियस की तरफ को एक्ट कर रहा होता है, यानी सेंटर की तरफ को एक्ट कर रहा होता है। तो आपके पास जब मोटर व्हीकल क्या करेगी? सर्कुलर पाथ एक लेगी, तो उसका जो एसेलरेशन होगा इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए क्या कह रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज अंडरगोइंग इन नॉन एसेलरेटेड मोशन। नॉन एसेलरेटेड मोशन का मतलब है कि एसेलरेशन नहीं हो रहा है, यानी जीरो एसेलरेशन हो रहा है। इट्स रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम मतलब आपका डेल पी ओवर डेल टी क्या होगा इनमें से? क्या वो भी नॉन जीरो कांस्टेंट होगा? ठीक है, जीरो होगा या नॉट अ कांस्टेंट होगा? अच्छा, अगर ए जीरो है तो इसका मतलब डीवी ओवर डी क्या है? वो जीरो है। डीवी ओवर डी अगर जीरो मेरे पास है तो इसका मतलब है डीवी इज इक्वल्स टू जीरो है। अगर चेंज जीरो है, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी जीरो आ रहा है तो इसका मतलब v क्या है? कांस्टेंट है। और अगर v कांस्टेंट है तो p मेरे पास क्या होता है? p इज इक्वल्स टू mv होता है। m तो कांस्टेंट रहता है,
तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तो तभी पॉसिबल था ना जब v चेंज होता। अब v भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब है ये आपके पास क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। वो भी कैसा कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी आपके पास शून्येतर अचर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इलेक्ट्रॉन, देखिए क्या है हमारे पास, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज डिपिक्टेड इन फिगर गिवन अबव, द फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड। अच्छा, फोर्स कहां को लगेगा, आपको क्या कह रखा है, एक इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, आपको ऊपर की डायरेक्शन में दे रखा है और आपका जो दे रखा है राइट हैंड साइड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। अब यहां पर अगर फोर्स की जो डायरेक्शन निकलती है वो निकलती है लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकलती है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहता है यदि हम क्या करें कि अपने लेफ्ट हैंड के किसको, थंब को, आपके फोर फिंगर को, ठीक हो गया, और आपके मिडिल फिंगर को इस तरीके से रखें कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो जो आपका थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, ये जो फोर फिंगर होती है मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और ये जो आपके पास मिडिल फिंगर है ये करंट को रिप्रेजेंट करती है। इसे याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। फादर, मदर, चाइल्ड, फादर का एफ फोर्स, मदर का एम आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड का सी करंट हो गया। तो फादर, मदर, चाइल्ड, यानी फोर्स आपका रिप्रेजेंट करेगा थंब, आपका जो फोर फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जो आपके पास मिडिल फिंगर है वो करेगी आपकी करंट। ठीक हो गया। अब आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपकी करंट होती है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होती है। अब आप अपने पेपर में देखो जरा, इस क्वेश्चन को देखो जरा, इसका मतलब है करंट कहां नीचे, नीचे को नीचे, यानी जो करंट की डायरेक्शन होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। करंट को कौन रिप्रेजेंट करता है, ये कर दिया मैंने नीचे को, देखो पेपर में कर रहा हूं मैं, ये पेपर में कर रहा हूं, देखो करंट नीचे हो गई डायरेक्शन, ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो पेपर ये है, देखो जरा पेपर ये है मेरे पास, इसके ऊपर रख दिया मैंने, ठीक हो गया। तो ये मेरा इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मेरा जो फोर्स की डायरेक्शन वो क्या है, इस पेपर के क्या है, पेपर से बाहर ऊपर को आ रही है, यानी पेपर से बाहर को आ रही है। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर हो जाएगा आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। क्लियर है, आउट ऑफ द पेज हो जाएगा। फिर से बता देता हूं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास है, जिसका जो आपके पास है, अगर हम क्या करें, अपने थंब को, फोर फिंगर को और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि दे सीम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यानी तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हो। तो जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो हमारे पास ये फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो मेरे पास मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है। याद करने का तरीका, फादर, मदर, चाइल्ड, फादर का एफ फोर्स, मदर का एम मैग्नेटिक फील्ड, करंट का, चाइल्ड का सी करंट हो गया। क्लियर है, तो यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगी, आउट ऑफ द पेज आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इमेजिन ए करंट कैरिंग वायर विथ द डायरेक्शन ऑफ करंट डाउनवर्ड और इनटू द पेज, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। अच्छा, क्या कर रहा है कि देखो इस समय मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये डाउनवर्ड है किसकी, करंट की डायरेक्शन। क्लियर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पूछ रहा है ये, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, किससे बताएंगे, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, अभी अभी बताया था कि राइट हैंड थंब रूल से बताएंगे। क्लियर है, अब देखो जरा, ये मेरे पास है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, करंट का है डाउनवर्ड डायरेक्शन, मान लेते हैं ये टिप जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को बता रही है। तो मैंने क्या करना है, डायरेक्शन के लिए थंब को, थंब करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये पकड़ा, और ये देखो ये कर्ल्ड फिंगर्स आ गई, कर्ल्ड फिंगर्स कहां को जा रही है, इस तरफ को जा रही है, यानी डायरेक्शन कैसी हो गई मैग्नेटिक फील्ड की, क्लॉकवाइज हो गई आपके पास। क्लियर है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या दे रखा है, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय अ स्ट्रेट लाइन इन द ग्राफ गिवन अबव ड्रॉन विथ डिस्प्लेसमेंट x एंड टाइम t, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या देखिए आपको क्या दे रखा है, किसी भी पार्टिकल का मोशन दे रखा है, उसमें जो x है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट कर रहा है और t जो है वो टाइम को डिनोट कर रहा है, और हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो ये कौन से ग्राफ को डिनोट करेगा, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज यूनिफॉर्म, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नॉन यूनिफॉर्म, ये तो हो ही नहीं सकता भाई, नॉन यूनिफॉर्म में क्या नहीं हो सकता, एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिल सकती। द स्पीड इज यूनिफॉर्म एंड द पार्टिकल इज मूविंग इन ऑन अ सर्कुलर पाथ, द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड द पार्टिकल इज मूविंग, स्पीड नहीं हो सकती नॉन यूनिफॉर्म। अब देखो जरा यहां पर क्या मिल रहा है मुझे, ये जो मोशन है
इसमें x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t मिल रहा है, यानी ये कैसा मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, एक समान गति है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक समान गति में क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी समान समय अंतराल में समान दूरी वस्तु तय करती है। और ऐसा करने के लिए क्या चाहिए, वेलोसिटी कांस्टेंट चाहिए, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्म चाहिए। तो ये आपका जो ग्राफ है वो पहले ही आपके ऑप्शन को डिनोट कर रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज यूनिफॉर्म। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, बिल्कुल सही है, एंड हेंस इट कंटेन्स ए सिस्टम ऑफ लेंस, सिस्टम ऑफ लेंस भी है इसमें। द आई लेंस फॉर्म्स, अच्छा आंख कैसा इमेज बनाती है ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले जो आई है वो इमेज जो बनाती है वो आपकी रेटिना पे बनाती है। क्लियर है, और जो रेटिना पे इमेज बनती है वो आपकी इन्वर्टेड बनती है, और अगर इन्वर्टेड है तो इसका मतलब है रियल बनती है, यानी उल्टी बनती है वहां पर। अच्छा, जब उल्टी बनती है मगर हमें दिखाई तो सीधी देती है, तो क्या होता है कि हमारे पास लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं आपके रेटिना पे। जैसे ही वहां पर लाइट पड़ती है तो लाइट सेंसिटिव सेल्स एक्टिव हो जाते हैं और वो एक सिग्नल भेजते हैं जिसे आप इलेक्ट्रिकल सिग्नल कहते हो आपके ब्रेन को। किसके हेल्प से, ऑप्टिकल नर्व के हेल्प से, और ब्रेन उस ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसा ही दिखा देता है। फिलहाल हमारे पास क्या पूछा है कि आई का जो आपके पास कैमरा है आपके पास, वो आपका जो लेंस है वो कैसी इमेज बनाता है, वो रेटिना पर इमेज बनाता है, इन्वर्टेड इमेज बनाता है और रियल बनाता है। ढूंढते चलिए ऑप्शन कौन सा है, स्ट्रेट अपराइट, अपराइट तो नहीं बनाता है तो गलत हो गया पहले ही। एंड इन्वर्टेड वर्चुअल, वर्चुअल नहीं बनाता है। एंड इन्वर्टेड रियल, बिल्कुल सही है, इन्वर्टेड भी बना रहा है, रियल भी बना रहा है और ऑन रेटिना बना रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर, द इमेज विल बी, अच्छा इमेज क्या होगी, अच्छा एक कॉनकेव मिरर लिया गया है, इसका ये प्रिंसिपल फोकस हो गया, ठीक होगा, इस पर ही ऑब्जेक्ट रखी गई है। क्लियर है, अब ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये क्या हो गई है, इस तरीके से रिफ्रैक्ट हो गई। अब दूसरा जो आपके पास है, दूसरी रे ऑफ लाइट जो गई है वो गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहां से गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई, और जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो वैसे ही वापस आ जाती है। अब आप अगर देख रहे होगे तो ये रे ऑफ लाइट दोनों की दोनों पैरेलल बन रही है। इसका मतलब है एक तो ये नीचे बन रही है तो इन्वर्टेड तो इमेज बनी रही है, इन्वर्टेड है तो रियल भी है, और क्योंकि रेज मिलती नहीं है जाकर तो इसका मतलब इमेज जो बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, इन्फिनिटी पे बन रही है। इसका मतलब है जब आपके फोकस पर इमेज को रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तो देखें जरा कैसी बन रही है, इन्वर्टेड रियल, रियल इन्वर्टेड सेम साइज नहीं, रियल अपराइट नहीं, तो कैसी बन रही है, डी ऑप्शन है। देखो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज हाईली इनलार्ज बनती है और एट इन्फिनिटी तो बन ही रही है, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछ दिया है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए क्या कह रहा है, एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब्स ए पावर, पावर कितनी दे रखी है, एक ऑप्टिशियन ने कितना पावर प्रिस्क्राइब किया है, -0.5 डायोप्टर प्रिस्क्राइब किया है। द करस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी, अच्छा किस टाइप का ये लेंस होगा, अच्छा पावर क्या होता है, 1/f होता है, वो भी मीटर में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, -0.5 आ जाएगा। अच्छा अगर मुझे f निकालना है तो f कैसे निकलेगा, -1/0.5, इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आ जाएगा माइनस, आपके पास एक जीरो ऊपर लग जाएगा और नीचे आ जाएगा 5, और ये कैलकुलेट होगा तो ये आ जाएगा -2। तो फोकल लेंथ क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, f क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और नेगेटिव किसकी फोकल लेंथ होती है, नेगेटिव कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ होती है, नेगेटिव कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, और 2 मीटर उसकी फोकल लेंथ है। अब देखिए 2 कहीं दिख रहा है, यहाँ पे कॉन्वेक्स बोला है तो ये गलत हो गया, 50 सेंटीमीटर नहीं, ये देखिए कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ आपकी 2 मीटर, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अ करंट आई फ्लोज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट कंटेनिंग ए रेजिस्टेंस R, द प्रोडक्ट ऑफ V एंड I, P, आप देखो ये आपका VI है और VI क्या होता है, P होता है, VI क्या होता है, P होता है, जिसे क्या बोलते हैं,
पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। P इज इक्वल्स टू वी आई होता है। तो बोल रखा है नहीं, ये रेजिस्टेंस तो नहीं है। रेजिस्टेंस क्या होता है? V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। R इज इक्वल्स टू आपके पास V अपॉन I तो रेजिस्टेंस होता है, तो ये तो नहीं है। हीट जनरेटेड बाय द सर्किट, हीट नहीं है। हीट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी होता है, तो ये भी आपके पास गलत हो गया। ठीक है। थर्मल पावर बिल्कुल सही, थर्मल पावर को डिनोट कर रहा है। ठीक हो गया। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस ही नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब है कि सी ऑप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वी आई, यानी थर्मल पावर रेडिएटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, अ पार्टिकल इज मूविंग फ्रीली। अच्छा, एक पार्टिकल क्या कर रहा है? फ्रीली मूव कर रहा है, यानी कोई बंदिश नहीं है उस पर, कहीं से भी वो बंधा नहीं है। देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ऐसा होता है। देखो, जब कोई पार्टिकल फ्री है मूव करने के लिए तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, जीरो नहीं हो सकती जब वो फ्री है मूव करने के लिए, तो ग्रेटर देन जीरो होगी। चलो, ये सही मान सकते हैं। अगला बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन जीरो एंड, नहीं, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकती, पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती उसमें, क्योंकि अब वो मोशन कर रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन जीरो, ऐसा भी नहीं होगा हमारे पास। ठीक हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी जीरो एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन जीरो, पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि जब पार्टिकल फ्री टू मूव है तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। क्लियर है। अगला पूछ रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है पार्टिकल का, x इज इक्वल्स टू ए आई कैप दे रखा है प्लस बी टी जे कैप दे रखा है प्लस सी बाई टू टी स्क्वायर के कैप दे रखा है। अब क्या बताना है? वेर ए बी सी आर पॉजिटिव कांस्टेंट देन पार्टिकल इज, अच्छा, एसेलरेशन और डीएसेलरेशन की बात कर रही है, तो ये मुझे डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, पहले वेलोसिटी निकाल देता हूं। क्या आ जाएगा? dx ओवर dt। तो ये मेरे पास पहला टर्म क्या है? a, यहां पर कोई t नहीं है तो जीरो, प्लस यहां पर क्या आ जाएगा? b j कैप, डिफरेंशिएट कर रहा हूं, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा c बाई टू, t का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा और k कैप हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब मेरे पास v इज इक्वल्स टू आ गया है b j कैप प्लस सी टी के कैप। अब मैं इसको क्या करूंगा? एसेलरेशन निकालूंगा। एसेलरेशन क्या आ जाएगा? डीवी ओवर डी टी आ जाएगा। क्लियर है। अब देखो, ये टी के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, प्लस टी का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएशन सी के कैप हो जाएगा। इट मींस दैट एसेलरेशन क्या आ रहा है? सी के कैप आ रहा है। अब देखो, एक तो पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव साइन आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन का क्या मतलब है? कि ये डी एसेलरेशन तो नहीं होगा, लेकिन एसेलरेशन होगा। दूसरा के कैप क्या लॉन्ग आ रहा है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? एसिलरेटेड अलोंग के डायरेक्शन। क्लियर है। अगला देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स शेयर्स ए कॉमन फीचर विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक हो गया। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ, फोर्स के साथ आपका कॉमन फीचर रखता है। इन बोथ केसेस द फोर्सेस, दोनों फोर्सेस में फोर्स क्या है? देखो, बिटवीन मासेस एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स, नहीं, ऐसा नहीं है। बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट्स, ऐसा भी नहीं है। ये शॉर्ट रेंज फोर्स है, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स तो भैया पार्टिकल्स का आप जितना दूर ले जाओ लगेगा, और ऐसा ही ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आपका क्या नहीं है? शॉर्ट रेंज नहीं है। जितना दूर ले जाओगे आप पार्टिकल्स उतना होगा लगेगा। तो आपका कैसा है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स है। यानी कॉमन जो प्रॉपर्टी है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में, वो है ये है कि वो दोनों ही लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्लियर है। अगला क्या है हमारे पास? द स्प्रेड इन कलर्स इन रेनबो ऑन स्काई इज प्राइमरीली ड्यू टू, अच्छा, प्राइमरीली ड्यू टू यानी आकाश में जो इंद्रधनुष है जिसमें रंग दिखाई देते हैं, किसकी वजह से होते हैं? वो प्राइमरीली वो क्या होते हैं? मुख्यतः डिस्पर्जन की वजह से होता है, क्योंकि जो कलर स्प्रेड हो रहा है उस प्रोसेस को डिस्पर्जन ही कहते हैं। क्लियर है। तो आपका क्या हो रहा है? डिस्पर्जन है। हालांकि जब रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन तीनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन इसमें पूछा हुआ है कि प्राइमरीली हो किसकी वजह से रहा है। तो क्योंकि एक लाइट रे जो कि सन से आ रही है, जब वो वाटर ड्रॉपलेट से पास हो रही है तब वो क्या कर रही है? डाइवर्ज, यानी क्या कर रही है? स्प्रेड कर रही है 7 कलर्स में, और स्प्रेड करना 7 कलर्स में मुख्यतः क्या कहलाता है? आपका डिस्पर्जन कहलाता है। क्लियर है। यानी विक्षेपण कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। क्या फोर्स F इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी विच मूव्स इन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक फोर्स लगाया जा रहा है किसी बॉडी में जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एंड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 3 सेकंड, यानी समय, कितने समय के लिए फोर्स लग रहा है बॉडी में? 3 सेकंड के लिए। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी चेंजेस फ्रॉम 10 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड टू 40 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी मोमेंटम 10 से 40 हो रहा है। यानी अगर मैं चेंज इन मोमेंटम निकालूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा?
40 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 30 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, इतना चेंज। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, फोर्स निकालना है। अब फोर्स कैसे निकलेगा? F इज इक्वल्स टू, अगर आपने पढ़ा होगा तो डेल पी ओवर टी होता है। ये आपके किसके अकॉर्डिंग है? न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन आ रही है, ठीक है। अब देखोगे जरा, तो F इज इक्वल्स टू डेल पी कितना है? 30 है, और टाइम कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कैंसिल करोगे तो 10, क्योंकि ये सीजीएस यूनिट में है, तो 10 डाइन आपके पास आ गया। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपके पास? तो ये था आपका 2013 का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपने देखा होगा, हम हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं आपके लिए, सो दैट मैक्सिमम से मैक्सिमम कंसेप्ट आपके बिल्डअप हो जाए। यानी अगर आपने स्टार्टिंग से फिजिक्स को नहीं भी पढ़ा है और लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं, तो लगभग आपके सारे के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और फिर भी पॉसिबिलिटी ये बनी रहेगी कि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे आपके अपकमिंग एनडीए एग्जाम में। बेटा आपको चैनल को सपोर्ट करना है। किस तरीके से सपोर्ट करना है? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो आने तक आपका क्या काम है? इन सारी पिछली वीडियोस को बिल्कुल प्रॉपर ढंग से देखिए, हर एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझिए, और उस कॉन्सेप्ट को नोट करके उसको बार बार रिवाइज करिए, सो दैट कि आपके एग्जाम में आपको उस कंसेप्ट से रिलेटेड तो कोई दिक्कत ना हो। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।